सलामुअलैकुम। वेलकम टू फाइनेंस विद यासीन। साथियों, पिछले सेशन में हमने पिवट टेबल के हवाले से एक जनरल ओवरव्यू लिया था और हमने डिस्कस किया था कि पिवट टेबल को किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं और क्या क्या फ्लेक्सिबिलिटीज़ पिवट टेबल में हैं। आज के सेशन में हम पिवट टेबल को डिटेल में यानी बिल्कुल स्क्रैच से बनाना सीखेंगे। इस मकसद के लिए डेटा मेरे पास मौजूद है और ये सेम वही डेटा है जो कि लास्ट सेशन में मैंने इस्तेमाल किया था। इसमें मेरे पास रीजन्स, सेल्स पर्सन, कस्टमर, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, प्राइस और रेवेन्यू के कॉलम हैं। अब इस डेटा को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि हमें रीजन वाइज रेवेन्यू चाहिए हो, हमें सेल्स पर्सन वाइज रेवेन्यू चाहिए हो, हमें कस्टमर वाइज रेवेन्यू चाहिए हो या हमें प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू चाहिए हो। ये पॉसिबल कैलकुलेशंस हो सकती हैं और इन तमाम पॉसिबल कैलकुलेशंस के लिए मैंने सेपरेट टैब्स ऑलरेडी डिज़ाइन कर दिए हैं जो कि इस वक्त ब्लैंक हैं। इन टैब्स में हम रिस्पेक्टिवली पिवट टेबल्स बनाएंगे और डिटेल से कुछ चीज़ें डिस्कस शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम पिवट टेबल बनाना शुरू करें, कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं, कुछ रूल्स हैं जिनको हमें अवॉइड करना चाहिए या हमें रूल्स को फॉलो करना चाहिए पिवट टेबल बनाने से पहले। 5 किस्म के जनरल रूल्स हैं या मिस्टेक्स हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए, वो मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन किए हैं। सबसे पहला रूल ये है कि हम जब पिवट टेबल लगा रहे होते हैं जिस डेटा पे, तो उस डेटा के कॉलम्स की हेडिंग होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, मेरे पास ट्रांजैक्शन लेवल डेटा है और इस डेटा की जो पहली रो है वो इस डेटा के कॉलम्स की हेडिंग है। हेडिंग में डेट, रीजन, सेल्स पर्सन, कस्टमर, प्रोडक्ट एटसेट्रा। तो पहली मिस्टेक जिसको अवॉइड करना चाहिए या पहला रूल जिसको फॉलो करना चाहिए वो ये है कि डेटा का हर कॉलम की एक हेडिंग होनी चाहिए। रूल नंबर 2, हमारे डेटा में किसी किस्म का कोई सेल मर्ज नहीं होना चाहिए। इस पूरे डेटा सेट में कोई भी ऐसा सेल ना हो जिसमें हमने एक, दो या दो से ज़्यादा सेल्स को मर्ज किया हो। मर्ज सेल्स पे पिवट टेबल अप्लाई नहीं होता। तीसरा रूल ये है कि हमारे डेटा में ब्लैंक रोज नहीं होनी चाहिए। ब्लैंक रोज होंगी तो पिवट टेबल का जो सोर्स है वो अफेक्ट होगा और फिर पिवट टेबल का जो टोटल है, ये जो रिजल्ट है वो हमें प्रॉपर नहीं मिलेगा। रोल नंबर 4 में हमारे पास असूली तौर पे वन ट्रांजैक्शन पर रो होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, हम जब डेटा किसी भी ईआरपी से एक्सट्रैक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल ओरेकल या एसएपी, तो यहाँ पे हर रो एक सेपरेट आइडेंटिकल यूनिक रिकॉर्ड को जो है वो प्रेजेंट करती है। अगर तो किसी एक रो में ऑलरेडी कंबाइंड या कंसोलिडेटेड डेटा है, तो जब हम पिवट टेबल यूज़ करेंगे तो इस कंसोलिडेटेड डेटा की मज़ीद कंसोलिडेशन हो जाएगी और डेटा के जो रिजल्ट्स हैं, जो सम हैं, वो डुप्लीकेट हो जाएंगे या डबल हो जाएंगे। तो हमें रिजल्ट शायद उस तरह से ना मिले। तो इस केस में हमें मेक श्योर करना चाहिए कि हमारी ईच जो रो है वो एक सिंगल ट्रांजैक्शन है, ताकि हम पिवट टेबल के टाइम पे जब इसको समराइज करें तो हमें परेशानी का सामना ना करना पड़े। आखिरी रूल वो ये है कि हम डेटा में कोई भी सब टोटल्स नहीं होने चाहिए। सिंपल ट्रांजैक्शन लेवल डेटा हो, हर ट्रांजैक्शन यूनिकली आइडेंटिफाइएबल हो और उसमें कोई सब टोटल नहीं होने चाहिए। तो ये कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो करना चाहिए या कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि यूजली हम अवॉइड करना भूल जाते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इस डेटा को सेलेक्ट करूंगा कंट्रोल ए प्रेस करके, और उसके बाद मैं इंसर्ट के टैब में जाऊंगा और यहाँ पे पिवट टेबल ऑप्शन है और फिर इसके बाद मैं फ्रॉम टेबल और रेंज की ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। और उसके बाद मैंने जिस तरह से लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था कि हमारे पास दो ऑप्शंस होती हैं। बाय डिफॉल्ट न्यू वर्कशीट की ऑप्शन एनेबल होती है। इसका मतलब ये है कि आपका पिवट टेबल न्यू वर्कशीट में जो है वो इंसर्ट होगा। आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं। मैं इसको एग्जिस्टिंग वर्कशीट में
फॉर एग्जांपल इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट की ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा और मैं जिस शीट में इसको इंसर्ट करना चाहता हूँ मैं उस पर क्लिक करूंगा और किसी एक सेल का रेफरेंस देके एंटर पे क्लिक कर दूंगा। अब मेरा पिवट टेबल इंसर्ट हो गया है रेवेन्यू बाय रीजन वाली शीट में। हम जब इसको गौर से देखते हैं तो ये मेरा पिवट टेबल एरिया है जहाँ पे पिवट टेबल डिज़ाइन होगा अभी थोड़ी देर में। फिर उसके बाद हम राइट साइड पे आते हैं तो हमारे पास पिवट टेबल फील्ड्स हैं। पिवट टेबल फील्ड्स में सबसे पहले सर्च की ऑप्शन है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम कोई भी कॉलम अपना सर्च करना चाहते हैं, लेट्स सपोज रेवेन्यू, तो हम उसका नाम यहाँ पे लिख के उसको सर्च कर सकते हैं। ये ऑप्शन हम नॉर्मली तब यूज़ करते हैं जब हमारे डेटा में कॉलम्स बहुत ज़्यादा हों। जब हमारे डेटा में लिमिटेड कॉलम्स हों तो शायद इस ऑप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद जब हम नीचे वाले एरिया में आते हैं तो हमारे पास चार तरह के सेगमेंट्स हैं। फिल्टर का सेगमेंट है, कॉलम्स का सेगमेंट है, रोज का सेगमेंट है, वैल्यूज का सेगमेंट है। अभी इन चारों सेगमेंट्स को मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ। अब चूंकि हम इस शीट में रीजन वाइज रेवेन्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं रीजन की फील्ड को ड्रैग करूंगा यहाँ से और इसको लाके मैं रोज वाले सेक्शन में ड्रॉप कर दूंगा। अब रोज का सेक्शन बेसिकली क्या करता है? रोज का सेक्शन बताता है कि आप अपने डेटा को किस बेस पे समराइज या क्लासिफाई करना चाहते हैं। अगर हम अपने डेटा को रीजन वाइज समराइज करना चाहते हैं तो रोज में हम रीजन को इंसर्ट करेंगे। अगर हम डेटा को कस्टमर वाइज समराइज करना चाहते हैं तो हम इस सेक्शन में कस्टमर का जो हेडर है उसको इंसर्ट करेंगे। उसके बाद हमारे पास कॉलम्स का सेक्शन है। कॉलम्स के सेक्शन में बेसिकली ये कंपैरिजन के लिए यूज होता है। फॉर एग्जांपल हम रीजन वाइज कस्टमर प्रोडक्ट का कंपैरिजन करना चाहते हैं तो मैं प्रोडक्ट्स को उठा के कॉलम के सेक्शन में ड्रॉप कर दूंगा। अब मेरे पास रीजन वाइज और प्रोडक्ट वाइज कंपैरिजन मौजूद है। फिर उसके बाद हमारे पास वैल्यू का सेक्शन है। वैल्यू के सेक्शन में हमने इसको पिवट टेबल को ये बताना होता है कि हम पिवट टेबल से कैलकुलेट क्या करवाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं रेवेन्यू को उठाता हूँ और इसको लाके मैं ड्रॉप ड्रॉप कर देता हूँ वैल्यू के सेगमेंट में। तो बाय डिफॉल्ट ये क्या करेगा, ये रीजन वाइज प्रोडक्ट वाइज यहाँ पे इसको सम कर देगा। अब हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू फील्ड सेटिंग्स हैं जहाँ पे कैलकुलेशन को मैं काउंट कर सकता हूँ, एवरेज कर सकता हूँ, मैक्सिमम, मिनिमम, प्रोडक्ट एंड सो ऑन। उसके बाद हमारे पास फिल्टर का सेगमेंट है। फॉर एग्जांपल हम कस्टमर को सिर्फ फिल्टर के सेगमेंट में ड्रॉप करते हैं तो अब यहाँ पे हम इस रिपोर्ट को लिमिट कर सकते हैं टुवर्ड्स वन और मोर सेलेक्टेड कस्टमर। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ एबीसी ट्रेडर्स का डेटा मेरे पास रीजन वाइज और कस्टमर वाइज हमें रीजन वाइज और प्रोडक्ट वाइज नजर आए तो मैं सिर्फ एबीसी ट्रेडर को सिलेक्ट करूंगा और ओके कर दूंगा। इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि अब मेरा डेटा सिर्फ एबीसी ट्रेडर्स तक लिमिटेड हो गया, हर रीजन के लिए और हर प्रोडक्ट के लिए। तो ये बेसिक फील्ड्स हैं जो कि पिवट टेबल क्रिएट करते वक्त हमें यूज़ करनी होती हैं। और अब इन सारी फील्ड्स को जब हम यूज़ कर रहे होते हैं या हम एक कोई छोटी सी रिपोर्ट या कोई भी रिपोर्ट जनरेट कर रहे होते हैं पिवट टेबल में, तो आपने नोट किया होगा कि हम ये सारा कुछ कितने टाइम में या कितना एफिशिएंटली कर रहे हैं। इसके लिए हमें बहुत थोड़ा टाइम रिक्वायर होता है, किसी एक्सेल फार्मूले की ज़रूरत नहीं होती और हम बहुत एफिशिएंटली काम कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मुझे फिल्टर नहीं चाहिए, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से सारे कस्टमर्स को सेलेक्ट करता हूँ, ऑल की ऑप्शन पे क्लिक करके ओके करता हूँ, कस्टमर को उठा के वापस भेज देता हूँ। मुझे प्रोडक्ट वाइज कंपैरिजन भी नहीं चाहिए, मैं प्रोडक्ट को उठा के यहाँ से वापस भेज देता हूँ। मुझे सिर्फ रीजन वाइज टोटल रेवेन्यू चाहिए। तो मैं सिर्फ ये रीजन वाइज टोटल रेवेन्यू एक छोटी सी रिपोर्ट में विद इन सेकंड्स
यहाँ पे मैं क्रिएट कर सकता हूँ। इसी तरह से अब अगला काम और भी आसान है हमारे पास कि हम अ, नया नई रिपोर्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं, रेवेन्यू बाय प्रोडक्ट। तो दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन यही है कि मैं वापस डेटा पे जाऊंगा, कंट्रोल ए से मैं दोबारा पिवट टेबल इंसर्ट करूंगा और वही प्रोसेस को रिपीट करूंगा। लेकिन मैं अगर इसको टाइम सेव करना चाहता हूँ अपना, तो मैं इस पूरे पिवट टेबल को कॉपी करूंगा और रेवेन्यू बाय प्रोडक्ट वाली शीट में इसको ला के कॉपी करके यहाँ पे ला के इसको पेस्ट कर दूंगा। और उसके बाद अब चूंकि मुझे रीजन नहीं चाहिए बल्कि मुझे प्रोडक्ट चाहिए, तो मैं यहाँ से रीजन को वापस भेजूंगा और प्रोडक्ट को ऊपर से ड्रैग करके नीचे रोज के सेक्शन में ड्रॉप कर दूंगा। तो क्विकली, वेरी क्विकली मेरे पास जो है वो रिपोर्ट प्रोडक्ट वाइज भी जनरेट हो गई। अब अगर हम देखना चाहते हैं कि इस डेटा का सोर्स किस तरह से मेंटेन हुआ है, तो मैं पिवट टेबल एनालाइज की ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करूंगा। और सॉरी, ये पिवट टेबल एनालाइज में आया। फिर उसके बाद मेरे पास ऑप्शन है यहाँ पे चेंज डेटा सोर्स पे क्लिक करूंगा। तो ये पिवट टेबल एग्जैक्टली वही डेटा यूज कर रहा है जो रेवेन्यू बाय रीजन वाला पिवट टेबल यूज कर रहा था। इसी तरह से मैं इस पिवट टेबल को कॉपी करूंगा और मैं इसको लाके इस शीट में पेस्ट कर दूंगा जहां पे मैंने सेल्स पर्सन वाइज टोटल कैलकुलेट करना है। मैं प्रोडक्ट को उठा के वापस भेजूंगा और मैं सेल्स पर्सन को ड्रैग करके ड्रॉप कर दूंगा, या मैं सेल्स पर्सन के साथ जो चेक बॉक्स बना हुआ है मैं इसको चेक कर दूंगा। तो मेरी ये रिपोर्ट अब प्रोडक्ट से सेल्स पर्सन वाइज कन्वर्ट हो गई। इसी तरह से मैंने इस रिपोर्ट को कस्टमर वाइज फॉर एग्जांपल बनाना है, तो बिल्कुल उसी पैटर्न पे मैं सेल्स पर्सन को उठा के वापस भेजूंगा और यहाँ से कस्टमर को सेलेक्ट कर लूंगा। तो हमने देखा कि सिर्फ एक ड्रैग एंड ड्रॉप से या सिंपल क्लिक से रिपोर्ट का पर्सपेक्टिव कितनी जल्दी, कितनी क्विकली, कितनी एफिशिएंटली, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम चेंज कर सकते हैं। हम एक ही रिपोर्ट को, एक ही डेटा को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। और इस ये सब कुछ करने के लिए हमें कोई बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। अब इसके बाद कुछ और बुनियादी चीज़ें हैं पिवट टेबल से रिगार्डिंग जो कि हमें पता होनी चाहिए, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। पिवट टेबल एनालाइज में जब मैं आता हूँ, तो मैंने जैसे कि अभी डिस्कस किया, मैं पिवट टेबल पे क्लिक करता हूँ और पिवट टेबल एनालाइज में आता हूँ, तो मेरे पास अ, जो है वो इस पिवट टेबल का सोर्स मौजूद है। अब फॉर एग्जांपल मैं इस सोर्स डेटा में कोई नीचे रो इंसर्ट करता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने इस रो को कॉपी किया और बिल्कुल डेटा के टेबल के एंड में आके एक नई रो इंसर्ट की। इसकी मैंने डेट चेंज की और रीजन को मैंने कहा कि ये वेस्ट साउथ है फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूँ। तो मैंने इस रीजन को चेंज किया और मैंने यहाँ पे इसको फातिमा रहने दिया और बाकी कुछ चीज़ों को मैंने चेंज कर दिया। तो मैं अब बेसिकली अपना डेटा अपडेट कर रहा हूँ। जब मैंने डेटा अपडेट किया, तो मुझे अब इस अपडेटेड डेटा का इम्पेक्ट जो है वो अपने पिवट टेबल में भी लेके आना है। यहाँ पे मैं एक नया कस्टमर ऐड करता हूँ, फॉर एग्जांपल XYZ, जो कि ऑलरेडी मौजूद है। मैं एक नया कस्टमर ऐड करना चाहता हूँ बेसिकली, जो कि फॉर एग्जांपल PPC ट्रेडर्स के नाम से है। तो मैं वापस अपने कस्टमर वाइज रिपोर्ट में आता हूँ। मैं पिवट टेबल पे क्लिक करता हूँ, डेटा एनालाइजर में जाता हूँ, पिवट टेबल एनालाइज में डेटा चेंज सोर्स पे क्लिक करता हूँ। तो आप देख रहे होंगे कि मेरे डेटा का सोर्स, जो मैंने अभी एक रो इंसर्ट की है, वो उससे एक रो ऊपर तक है, यानी जो अभी रो ऐड हुई है वो इस सोर्स का हिस्सा नहीं है। तो मुझे अब सबसे पहले अपने डेटा के सोर्स को रिफ्रेश करना पड़ेगा। मैं इसको डिलीट करता हूँ और मैं इसको दोबारा से सिलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ और फिर यहाँ से मैं डेटा को रिफ्रेश कर देता हूँ। अब मैं जैसे ही रिफ्रेश करता हूँ, तो PPC ट्रेडर मेरी इस रिपोर्ट में शामिल हो गया।
तो ये वो तरीका है जिसकी वजह से हम pivot टेबल का सोर्स डेटा न सिर्फ चेंज कर सकते हैं बल्कि अपनी रिपोर्ट को अपडेट भी कर सकते हैं। अपडेट हम तब करते हैं जब हम डेटा में हमारे डेटा में नई रोज ऐड होती हैं। उसके बाद दो चीज़ें हैं जो अभी रहती हैं बुनियादी तौर पे। एक तो फॉर्मेटिंग है, नंबर्स की फॉर्मेटिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है फाइनेंस के लोगों के लिए, बल्कि हर पर्सपेक्टिव, हर प्रोफेशनल के लिए ये पर्सपेक्टिव बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमने इसकी फॉर्मेटिंग कैसे करनी है। मैं वैल्यू फील्ड सेटिंग्स पे सम ऑफ रेवेन्यू, यानी मैं वैल्यू के सेगमेंट में आता हूँ और सेल्स सम ऑफ रेवेन्यू पे क्लिक करता हूँ, वैल्यू फील्ड सेटिंग्स में आता हूँ और नीचे नंबर फॉर्मेट का बटन है, इस बटन पे क्लिक करता हूँ, नंबर का फॉर्मेट पे क्लिक करता हूँ, डेसिमल प्लेसेस को जीरो करता हूँ, यूज कॉमा फॉर थाउजेंड सेपरेटर, और इन तीन चार फॉर्मेट में से कोई एक फॉर्मेट सेलेक्ट करता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ, तो मेरा डेटा के नंबर्स जो हैं वो अकाउंटिंग फॉर्मेट में आ गए। उसके बाद एक लास्ट चीज़ है जो कि हमें लगता है कि जिसको हम चेंज कर लें तो हमारी रिपोर्ट थोड़ी और प्रोफेशनल हो जाएगी। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमें रो लेबल्स नज़र आ रहा है और यहाँ पे सम ऑफ रेवेन्यू नज़र आ रहा है। तो बेसिकली ये रो लेबल्स तो नहीं है, ये कस्टमर नेम है। तो मैं इसको रीनेम करना चाहता हूँ, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा और मैं इसको एंटर करूंगा। अब चूंकि ये पहली रो है, इसको उसने एक्सेप्ट कर लिया। अब सम ऑफ रेवेन्यू वाली रो को मैं इसका नाम करता हूँ, चेंज करता हूँ, रीनेम करता हूँ रेवेन्यू से। तो मुझे पिवट टेबल ये इसको रीनेम नहीं करने देगा। क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल ऑलरेडी रेवेन्यू के नाम से मेरे डेटा में मौजूद है। मैं अगर आपको डेटा दिखाऊं तो ये कॉलम मेरे डेटा में मौजूद है। तो इसका तरीका ये होता है कि हम यहाँ पे ऐसा नाम लेंगे जो कि हमारे एक्चुअल डेटा में एग्जिस्ट ना करता हो। तो मैं रेवेन्यू की जगह पे टोटल रेवेन्यू से इसको रीनेम कर देता हूँ। इस तरह से फिर मुझे पिवट टेबल अलाउ कर देता है। तो व्यूवर्स, आज के सेशन में हमने पिवट टेबल, एक पिवट टेबल को बनाने के लिए कुछ डिटेल्स को डिस्कस किया और मैंने कोशिश की कि मैं इन डिटेल्स को बिल्कुल बुनियादी लेवल से लेके चलूं ताकि स्क्रैच लेवल से हम इसको बनाना सीख सकें। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा ताकि इसको इम्प्रूव किया जा सके। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।